इस वक्त महाराष्ट्र को लेकर मोदी विरोधी इकोसिस्टम नई नई थ्योरी बेचने में जुटा हुआ भाई। अलग अलग कहानियां चल रही हैं इनकी। कोई कह रहा है कि शिंदे खेला कर देंगे, कोई कह रहा है कि उद्धव और शिंदे अब मिल जाने वाले हैं, कोई कह रहा है कि शिंदे पवार इंडी के साथ जाकर सरकार बना लेंगे। मतलब एकनाथ शिंदे, अजीत पवार सब कहेंगे महायुति छोड़ो और वो चले जाएंगे इंडी अलायंस के साथ, महाविकास अघाड़ी के साथ और सरकार बनेगी। मतलब जिसके मन में जो स्टोरी आ रही है वो बनाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, जिसका कोई मतलब भी नहीं। कोई ये नहीं देख रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का कोई लोड भी नहीं ले रहे भाई। वो तो रिलैक्स मोड में है, आराम से पिक्चर देख रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी संसद में साबरमती रिपोर्ट, जो फिल्म आई थी अभी गुजरात में जो हुआ था, गोधरा के दंगों से पहले ट्रेन में कैसे हिंदुओं को जलाया गया था, उस पर जो फिल्म आई थी साबरमती रिपोर्ट, वो देखने के लिए पीएम गए हुए थे। अगर महाराष्ट्र को लेकर कोई कंफ्यूजन होता, बहुमत ना होता, कहीं कोई असमंजस की स्थिति होती, कहीं कोई पेच फंस रहा होता, तो इतने रिलैक्स मोड में नरेंद्र मोदी दिख रहे होते। लेकिन यहां तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, बहुमत भी ऐसा कि कोई खेला हो भी नहीं सकता, सब कुछ क्लियर भी है, क्योंकि महाराष्ट्र की पिक्चर की रिलीज डेट पहले ही बता दी गई है कि भाई शपथ ग्रहण जो है वो कब होना है, ये बता दिया गया। पिक्चर का हीरो कौन होगा, इस पर अब जो है वो मामला करीब करीब क्लियर दिखने लगा है। सिर्फ मामला एकनाथ शिंदे को लेकर अटका है कि भाई वो हीरो बनेंगे या सपोर्टिंग कैरेक्टर रहेंगे, ये अभी तय नहीं है। और वो भी मामला बीजेपी की तरफ से अटका हुआ नहीं है, शिंदे की तरफ से अटका हुआ है भाई। बीजेपी तो अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रही है, सिर्फ शिंदे जो है वो अटक गए हैं। उनका मन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अटका हुआ है। शिंदे को तय करना है कि वो ऐसे ही रुके रहेंगे या बीजेपी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बीजेपी तो रुकने वाली है नहीं। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। आप खुद देखिए कि शपथ ग्रहण की तारीख 5 दिसंबर ऑलरेडी तय है। हीरो कौन होगा ये नहीं पता, मुख्यमंत्री कौन होगा ये नाम अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन शपथ ग्रहण तो तय है कि 5 को शपथ ग्रहण होगा। मुंबई के आजाद मैदान का वेन्यू भी तय है कि भाई वहीं पे शपथ ग्रहण होना है, वहां तैयारियां शुरू हो गई। 4 दिसंबर को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीजेपी ने महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया है। पर्यवेक्षक जल्दी ही मुंबई जाएंगे। बीजेपी ने अपने सारे विधायकों को भी मुंबई बुला लिया है। अब वहां पर विधायकों से बात करके नेता के नाम पर मुहर लगेगी। यानी डेट फिक्स है, वेन्यू फिक्स है, नेता भी फिक्स होने वाला है। बीजेपी का मैसेज क्लियर है कि नेता कोई भी हो, जब सरकार बननी है तो बननी है, और जो भी तय होगा नेता वो सरकार को आगे ले जाएगा, महाराष्ट्र को आगे ले जाने का काम करेगा। एकनाथ शिंदे जो भी कर रहे हैं, बीजेपी उसका लोड बिल्कुल नहीं ले रही। एकनाथ शिंदे जितने हाथ पैर चलाने हैं चला लें, लेकिन बीजेपी ने ठान रखी है कि जल्दी ही सरकार बननी है, इसमें अब कोई देरी नहीं होगी। लेकिन फिर सवाल है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी को नखरे दिखा क्यों रहे हैं भाई? जब से नतीजे आए तब से बीजेपी शिंदे के नखरे ही तो देख रही है। शिंदे को टाइम भी बहुत दिया गया, लेकिन अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं दिखता, क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर ही नंबर है और अजीत पवार का सपोर्ट भी है। आज यह खबर आई थी कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस फिर से दिल्ली आएंगे और अमित शाह से मिलेंगे, लेकिन बाद में खबर यह आई कि अजीत पवार ही दिल्ली आएंगे। एकनाथ शिंदे का दिल्ली आने का प्रोग्राम फिलहाल कैंसिल हो गया, क्योंकि शिंदे की तरह अजीत पवार के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जबकि एकनाथ शिंदे अब भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। शिंदे को लग रहा है कि बीजेपी कोई नया ऑफर करेगी तो हम देखेंगे। लेकिन बीजेपी क्यों शिंदे का इतना लोड लेगी भाई, जब उसके पास खुद के बहुमत के नंबर हैं, दूसरों का सपोर्ट है उसके पास। शिंदे को जो ऑफर देना था वो बीजेपी ऑलरेडी दे चुकी है। अमित शाह से उस दिन मिले, अमित शाह तो एकदम खरी खरी बोलते हैं, क्लियर कट बता दिया भाई अमित शाह ने तो इलेक्शन में भी नहीं बोला। पिछली बार जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बोल दिया कि मुझे कमरे में कहा था कि भाई तुम आधा 2.5 साल तुम 2.5 साल हम, अमित शाह ने इस बार कोई रिस्क ही नहीं लिया, सीधा खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि सीएम बाद में तय करेंगे। अब बीजेपी शिंदे का जो है वो इसलिए भी ज्यादा शिंदे को भाव देने के मूड में नहीं है या कुछ ज्यादा देने के मूड में नहीं है। पहले शिंदे चाहते थे कि बीजेपी उन्हें सीएम की पोस्ट दे दे। बीजेपी ने कहा किस बात का बॉस, हम 132 लेके बैठे, आपको किस बात का सीएम का पद दे दे। फिर शिंदे चाहते थे कि फडणवीस सीएम ना बनाया जाए। शिंदे ये चाहते थे कि अगर फडणवीस सीएम बने तो फिर वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। डिप्टी सीएम के लिए शिंदे की तरफ से उनके बेटे को प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन शिंदे को बीजेपी ने क्लियर कट कह दिया कि भाई बनना है तो आपको डिप्टी सीएम बनना होगा और आपको उसी हिसाब से चलना होगा जैसा बीजेपी कह रही है। आज ही शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला। उसमें श्रीकांत शिंदे ने कह दिया कि महागठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में थोड़ी देरी हुई है और वर्तमान में इस बारे में बहुत चर्चा और अफवाहें। 2 दिन से मेरे उप मुख्यमंत्री बनने की खबर दी जा रही है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मेरे उप मुख्यमंत्री बनने की खबर निराधार है।
लोकसभा चुनाव के बाद भी मुझे केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन मैंने तब भी मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया था। मुझे सत्ता में किसी पद की लालसा नहीं है, मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए काम करूंगा। शिंदे के बेटे के डिप्टी सीएम की रेस से हट जाने का मतलब यही है कि शिंदे के तेवर ढीले पड़ गए, लेकिन कुछ शर्तों पर शिंदे अब भी अड़े हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे फडणवीस को सीएम बनाने और खुद डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शिंदे को गृह मंत्रालय भी चाहिए। मगर बीजेपी ने कह दिया कि भाई गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा। शिंदे स्पीकर भी अपना बनाना चाहते हैं, बीजेपी स्पीकर पोस्ट अपने पास रखेगी, ये भी सूत्र कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि अगर वो अड़े रहेंगे तो शायद उनकी कुछ बात मान ली जाए, इसलिए वो आखिर तक जोर लगा रहे हैं। शिंदे अपने गांव से तो लौट आए, लेकिन किसी से ना तो बात कर रहे हैं, ना ही कोई मीटिंग कर रहे हैं। शिंदे ने आज अचानक अपना पूरा का पूरा शेड्यूल भी चेंज कर दिया। सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने आज होने वाली अपनी सभी बैठकों को रद्द कर दिया। इन बैठकों में पार्टी विधायक कोऑर्डिनेटर की बैठक भी शामिल थी। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे का दिल्ली जाने का कार्यक्रम भी कैंसिल हो गया। बताया गया कि एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। अब यही शिंदे एक तरफ तो कहते हैं कि मैंने 2.5 साल से छुट्टी नहीं ली, अब उनको अचानक इतनी छुट्टी की पड़ गई कि अपने गांव चले गए, फिर गांव से लौट रहे हैं तो तबीयत खराब हो जा रही है। 2.5 साल से बीमार नहीं पड़ रहे थे, अब बीमार पड़ने लग गए। यानी एक तरफ एकनाथ शिंदे सियासी पैतरे दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने नेताओं से बुलवा रहे हैं कि कोई डिमांड नहीं रखी जा रही, सब कुछ ठीक है। सुनिए शिंदे गुट के नेता क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे, वो हमें एक्सेप्ट है। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं हैं। इतनी बात स्पष्ट करने के बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनकी राय उन्होंने स्पष्ट की। अब वरिष्ठ जो भी नेता निर्णय लेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा, इसलिए हमारे युति में कोई अनबन नहीं है। शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है, अजित दादा है, इनकी बैठक जरूर होगी, ऐसा मेरा अंदाज है। और बैठक के बाद ये जो कन्फ्यूजन है विभागों के बारे में, मंत्री पदों के बारे में, कितने आ रहे कितने जा रहे, इस सब बारे में उनकी डिस्कशन होगी। और एक दिन के बाद, आज नहीं लेकिन और एक दिन के बाद इसकी अनाउंसमेंट भी की जाएगी। I would say Shinde Sahab, from what I have seen, believes in coalition dharma. He will uphold coalition dharma and we will work together with all allies. The aim is to deliver justice to the people of Maharashtra, not to do politics for a seat. यानी शिंदे गुट के तमाम नेता कह रहे हैं कि शिंदे साहब को मत बोलिए भाई कुछ, उन्होंने तो सब क्लियर कर दिया, वो तो जो मोदी शाह कहेंगे वो मानेंगे। अरे तो मानेंगे तो फिर आइए मीटिंग में, गांव में जाके बैठे हैं, फिर इधर उधर जाके बैठ रहे हैं। एकनाथ शिंदे का इस तरह से सियासी पैतरे दिखाना आज की डेट में बनता नहीं, क्योंकि शिंदे के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ किया, ये वो शायद भूल रहे हैं। भाई बीजेपी ने ही एकनाथ शिंदे को सीएम बनने का मौका दिया था। ज्यादा सीट होने के बावजूद बीजेपी ने सीएम की कुर्सी कुर्बान कर दी थी एकनाथ शिंदे के लिए। शिंदे को 2.5 साल तक सीएम बनाए रखा और फिर चुनाव में शिंदे को साइड लाइन नहीं किया, उन्हें भी एक चेहरा बनाया गया। लेकिन चुनाव जीतते ही शिंदे को भ्रम हो गया कि चुनाव तो उनकी वजह से जीता गया और सबसे बड़ा चेहरा तो वही है। इसी भ्रम में शिंदे कहने लगे कि 2.5 साल में तो इतना काम उन्होंने कर दिया जो महाराष्ट्र की पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। ऐसा कहकर शिंदे ने बीजेपी और फडणवीस पर भी निशाना साध दिया, जिन्होंने 2019 से पहले 5 साल सरकार चलाई थी। भाई अगर आप अपने आप की तारीफ कर रहे हो, कह रहे हो किसी ने इतना काम नहीं किया 2.5 साल, तो फिर तो आप अपने सहयोगियों को भी कह रहे हो कि भाई ये भी नहीं कर पाए थे जो मैंने कर दिया। यानी फिर आप अपनी दावेदारी रख रहे हो। तो एक तरफ ये मत कहिए कि हम कुछ नहीं चाहते, हम तो जो मोदी शाह बोलेंगे वो करेंगे, दूसरी तरफ अपने काम गिना रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूँगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। एकनाथ शिंदे की बातों में ही महत्वाकांक्षा छलक रही है, गिर रही है। और कई लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे हैं कि जिस शिवसेना से वो आए हैं उसी शिवसेना का एक तरह से ये बर्ताव है कि जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती है मन डोल जाता है। उद्धव ठाकरे के साथ यही हुआ था, अब एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है। कुर्सी का मोह उनसे छूटे नहीं छूट रहा।
शिंदे वही गलती कर रहे हैं जो उद्धव ठाकरे ने की थी, जबकि इस बार अमित शाह ने चुनाव से पहले ही क्लियर कर दिया था कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री तय होगा। इसका सीधा मतलब यह था कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी सीएम उसी का बनेगा। बीजेपी ने कोई वादा भी नहीं किया था कि चुनाव जीते तो शिंदे ही सीएम बनेंगे। यह बात शिंदे को भी क्लियर थी, लेकिन अब शिंदे कंफ्यूजन क्रिएट करने में जुट गए। लेकिन शिंदे ने पिछले कुछ दिनों में अपनी बातों से खुद को एक्सपोज कर दिया। एकनाथ शिंदे पहले कह रहे थे कि मोदी शाह जो कहेंगे वही होगा, लेकिन जब बीजेपी सीएम बनाने लगी तो शिंदे ने पेच फंसा दिया। जब मोदी शाह के फैसले पर शिंदे राजी होने की बात कह रहे थे तो फिर अब नई शर्तें क्यों बीजेपी के सामने रख रहे हैं बॉस? पहले अपने लिए सीएम की कुर्सी पर जोर लगाया, फिर यह पेच फंसाया कि फडणवीस को बॉस नहीं मानेंगे, अब अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की बात ले आए, अब गृह मंत्रालय और स्पीकर पोस्ट को लेकर अड़ने की बातें चल रही हैं, जबकि सब जानते हैं कि बीजेपी के पास इतने नंबर हैं कि वो शिंदे के बिना भी अजीत पवार के सपोर्ट से आराम से सरकार चला सकती है। और बॉस आप ये भी तो देखिए कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्या है। ऑलमोस्ट 88-89% उन्होंने सीटें जीती हैं। जितने पे लड़े 148-149 सीट पे लड़े, उसमें से 132 सीटें जीती हैं भाई। और आपका स्ट्राइक रेट बीजेपी से कम है, तो आपके नाम पे अगर वोट पड़ रहा था तो आपका स्ट्राइक रेट ना ज्यादा होता, बीजेपी का कैसे ज्यादा हुआ? फिर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, आप सोचिए बॉस, इतनी बड़ी कुर्बानी कौन देता है? मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर डिप्टी सीएम बन गए सिर्फ इसलिए कि पार्टी ने कह दिया। और आज जिस व्यक्ति के आसपास भी दूर दूर तक कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती नहीं थी, वो 2.5 साल सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद आज कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो, पब्लिक चाहती है कि मैं इस कुर्सी पर बैठूं। एकनाथ शिंदे होम मिनिस्ट्री को लेकर इतना टची क्यों हो रहे हैं, यह भी समझने वाली बात है। ऐसा बताया जाता है कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनने की एकनाथ शिंदे की पुरानी ख्वाहिश रही है। जब उद्धव सीएम बने थे तब भी शिंदे ने गृह मंत्री बनने के लिए जोर लगाया था। उद्धव की सरकार में शिंदे गृह मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन शिंदे के साथ खेल हो गया था, क्योंकि उद्धव की सरकार में गृह मंत्रालय का पद शरद पवार की पार्टी के पास चला गया था। इसके बाद जब शिंदे बीजेपी के साथ आए और सीएम बने तब भी गृह मंत्रालय चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने शिंदे को सीएम की कुर्सी दी थी तो गृह मंत्रालय फडणवीस के पास रह गया। गृह मंत्रालय के अंडर में पुलिस, इंटेलिजेंस, लॉ एंड ऑर्डर सब आता है, इसलिए शिंदे को लग रहा है कि गृह मंत्रालय अगर उन्हें मिल जाएगा तो वो कम से कम मुख्यमंत्री न होते हुए भी पावरफुल दिखेंगे। शिंदे सोच रहे थे कि बीजेपी ने जैसे बिहार में नीतीश कुमार को सीएम बना दिया, कम सीटें आई नीतीश कुमार की, फिर भी मुख्यमंत्री वो बन गए, वैसे ही महाराष्ट्र में शिंदे को बीजेपी सीएम बना देगी। लेकिन बॉस, बिहार और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत फर्क है। बिहार में नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी के सीनियर पार्टनर रहे। शिंदे के साथ ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के सीनियर पार्टनर के तौर पर इनकी एंट्री हुई है महायुति में। बिहार में बीजेपी के पास नीतीश के कद का कोई लीडर भी नहीं था बॉस। नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी लड़ती थी। नीतीश कुमार करीब 19 साल से लगातार सीएम है, बहुत सीनियर नेता है। एकनाथ शिंदे का कद अभी उतना नहीं हुआ जितना नीतीश कुमार का है। तो बिहार और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का कंपैरिजन नहीं है कि अरे वहां कम सीटें थी नीतीश जी की तो उनको बना दिया तो हम क्यों नहीं बन सकते। अब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को उनके अपने हाल पर छोड़ भी दिया है। बीजेपी भी ज्यादा लोड नहीं ले रही है भाई। मनाए समझाए, नहीं समझिएगा तो क्या कर सकते हैं भाई। शिंदे के पास 2 दिन का टाइम है। बीजेपी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर शिंदे अपनी बातों पर अड़े नहीं रहेंगे तो अच्छा होगा, अगर शिंदे नहीं मानेंगे तो बीजेपी को जिस हिसाब से चलना है वो उस हिसाब से चलेगी भाई। इसीलिए तो शपथ ग्रहण की तारीख बीजेपी ने अनाउंस कर दी। नहीं तो पहले नेता तय होता, फिर शपथ ग्रहण की डेट अनाउंस होती। यहां बीजेपी ने पहले ही डेट अनाउंस कर दी। ये क्लियर मैसेज दे दिया एकनाथ शिंदे को कि भाई आपके लिए कार्यक्रम नहीं रुकेगा। मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के नए सीएम के शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं भाई। एकनाथ शिंदे तैयार हो ना हो, शपथ ग्रहण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक बार वहां पर देखिए कि क्या तैयारी है, फिर आपको बताऊंगा कि सीएम के लिए किसका नाम तय हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं आजाद मैदान से, जहां से मेरे कैमरा पर्सन राजेश आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इस योजना को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, आजाद मैदान पे लगभग 40 से 45 हजार लोगों की कैपेसिटी है, जिसके साथ हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बाकी जो अन्य राज्य हैं वहां के भी डीसीएम और सीएम भी मौजूद रहेंगे और एक स्पेशल अरेंजमेंट्स किया जा रहा है साधु संतों के लिए। दरअसल 3 स्टेज बनाए जाएंगे, एक सेंटर स्टेज के साथ 2 एडजॉइनिंग स्टेज बनाए जाएंगे दरअसल, जिसमें साधु संत के लिए भी एक स्पेशल अरेंजमेंट्स की गई हैं। साथ में जो भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको भी अकोमोडेट करने के लिए अलग अरेंजमेंट्स की जा रही हैं। अच्छा, यह भी ध्यान रखिए कि शपथ ग्रहण भी कोई छोटा मोटा नहीं करने जा रही बीजेपी। बहुत बड़े लेवल पर शपथ ग्रहण की तैयारी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह का ऐतिहासिक बहुमत बीजेपी गठबंधन को मिला वैसा तो किसी को नहीं मिला।
सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के नए सीएम के शपथ ग्रहण में देश के 22 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। करीब 2000 से ज्यादा वीआईपी शपथ ग्रहण में आएंगे। देश भर में 35,000 से ज्यादा लोग शपथ ग्रहण में पहुंचने वाले हैं। साधु संत महात्माओं को भी शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। लाड़की बहनों को शपथ ग्रहण में खास न्योता दिया गया है। लाड़की बहन योजना और नरेंद्र मोदी के हिंदुओं को जोड़ने का नारा देने का ही असर था कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत हुई। शपथ ग्रहण की तैयारी तो हो ही रही है, लेकिन शपथ लेगा कौन, इसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई कह रहा है बीजेपी बड़ा सरप्राइज देने वाली है, सबको चौंका देगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी में सीएम के नाम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी के सीनियर नेता भी खुलकर देवेंद्र फडणवीस का नाम ले रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार कह रहे हैं कि उनके मुताबिक इस बार बीजेपी कोई सरप्राइज नहीं देगी। सुधीर मुनगंटीवार ने यह दावा किया है कि सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस का नाम इसलिए भी सबसे आगे है क्योंकि वो 5 साल महाराष्ट्र की कमान संभाल चुके हैं। फडणवीस संघ के भी करीबी हैं और मोदी शाह के भी भरोसेमंद नेता हैं। पिछली बार देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के कहने पर सीएम पद की कुर्बानी भी दी थी, इसलिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे पुख्ता लग भी रहा है। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ही शपथ ग्रहण करेंगे। यह बात बीजेपी के सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बताई। टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि जो चर्चा होनी थी वो हो चुकी। अमित शाह पहले ही सब कुछ फाइनल कर चुके हैं। सुनिए एक बार। इसमें कोई कुछ मांगने के लिए गए नहीं, जो मांगने का था, जो बताने का था, वो तो पहले ही चर्चा हो गई है। अब उस पर चर्चा होगी नहीं, अब जो निर्णय होगा वो तो शपथ विधि के बाद 6 तारीख 7 तारीख को। जी, लेकिन और जो खाते को लेकर एकनाथ शिंदे जी की तरफ से हो रही है कि कुछ नाराजगी है, उनकी कुछ डिमांड्स है, उसको किस विधि के बाद भी समय है भाई। कोई 5 तारीख को 5 बजे शपथ ली और 6 बजे कोई 5 तारीख को विभाग का बंटवारा थोड़ी होने वाला है, समय है भैया। यानी एकनाथ शिंदे के पास कोई चारा दिख नहीं रहा और ना ही उनसे अब कोई चर्चा होने की संभावना है। शिंदे की तरफ अब बीजेपी ध्यान नहीं दे रही और बीजेपी का पूरा ध्यान इस वक्त 5 दिसंबर के शपथ ग्रहण पर है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने में इतनी देरी हुई क्यों, उन्हें यह बात भी समझनी चाहिए कि गठबंधन की राजनीति में ऐसा कई बार होता है। कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि कई दिन लग जाते हैं। जैसे अभी झारखंड में ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वहां हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली मुख्यमंत्री पद की और किसी की डिप्टी सीएम की भी शपथ नहीं हुई, ना किसी मंत्री की शपथ हुई, क्योंकि मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर उनके गठबंधन में भी बातचीत चल रही है। तो जो इंडी अलायंस बीजेपी से पूछ रहा है कि सीएम कौन, वो बीजेपी उनसे पूछ रही है कि भाई तुम्हारा मंत्री कौन, सीएम बन गया, मंत्री है ही नहीं, मंत्रिमंडल है ही नहीं। इंडी गठबंधन को महाराष्ट्र ने तो बड़ा शौक दिया, जिसकी वजह से संसद में अडानी से लेकर संबल तक का शोर मचाया जा रहा है और संसद को हंगामा करके एक तरह से वो संसद बंद है। इसी में इंडी गठबंधन को नया मौका दिल्ली बॉर्डर पर नए किसान आंदोलन से मिल गया है। अब ये संयोग है या प्रयोग है, लेकिन किसान संगठनों ने आज एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डर को आंदोलन का अखाड़ा बना दिया। अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान पहले ही कर दिया था, जिसके बाद सुबह से ही दिल्ली बॉर्डर पर जाने के लिए नोएडा में हजारों किसान जुटने लगे। ये उस आंदोलन की तस्वीर है। दोपहर 12 बजे ये किसान नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस के सामने जुटे और इसके बाद एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली की तरफ चल दिए। ज्यादातर किसान हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। कुछ किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे। एक तरफ नोएडा पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों से जूझ रही थी, तो दूसरी तरफ पूरे नोएडा में जाम लग गया, लोग जाम से जूझ रहे थे। हजारों किसान अपनी डिमांड के साथ सड़क पर थे, हजारों लोग भी सड़क पर फंसे हुए थे। किसान दिल्ली कूच पर अड़े थे तो यूपी पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रूट को पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया। करीब 4000 जवानों को दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर तैनात किया गया। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल और कमांडोज तैनात किए गए। पीएसी के 1000 जवानों को तैनात किया गया। इसके अलावा वाटर कैनन, टीयर गैस स्क्वाड को भी तैनात किया गया। ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए कीलें तक बिछा दी गई। रास्तों पर 5000 कर्मचारियों को चेकिंग के लिए लगाया गया। यानी पुलिस ने वो सारे इंतजाम कर रखे थे कि किसी भी हाल में किसान दिल्ली में एंट्री ना कर पाए। हालांकि पुलिस के इतने इंतजाम के बाद भी किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जब किसान नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। किसानों के साथ लगातार यूपी पुलिस के जवान चलते रहे। नोएडा एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने किसानों को कई जगह रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान आर पार की लड़ाई के मूड में दिखे। किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ते रहे और प्रशासन किसानों को लगातार समझाने की कोशिश करता रहा। बैरिकेडिंग वगैरह तो थी, हल्की फुल्की झड़प की भी तस्वीरें आई। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कई लेयर की बैरिकेडिंग की हुई थी। हालांकि पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी कम नहीं था। ऐसे में किसानों को जब नोएडा में ही रोक लिया गया तो किसान सड़क पर ही बैठ गए।
इस दौरान क्या माहौल था, एक बार वहां की तस्वीरें देखिए। कि देखिए फिर से एक बार किसान जो है वो आगे बढ़ चुके हैं और उसके बाद फिर से वो बैठकर आपस में रणनीति बना रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पे वो दिल्ली कूच करेंगे, संसद भवन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यूपी पुलिस ने कई लेयर्स की बैरिकेडिंग्स लगाए हुए थे और अभी तक 3 लेयर की बैरिकेडिंग को इन्होंने क्रॉस किया है। और मैं आपको दिखाने को, देखिए एक हैवी बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ट्रक्स खड़े हैं, क्रेन है लगाया हुआ, ताकि किसान यहाँ से आगे न बढ़ सके। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो किसान है वो यहाँ लगातार डटे हुए हैं। ये बताइए कि दिल्ली जाकर ही मानेंगे? बिल्कुल पक्का जाके ही मानेंगे। क्या मांगे आप लोगों की? 10% प्लॉट, विकसित प्लॉट लेके रहेंगे तभी वापस घर जाएंगे, इतने नहीं जाएंगे। लेकिन ये बताइए सर कि आप लोगों के आंदोलन और प्रदर्शन की वजह से लंबी जाम लगी हुई है, लोग परेशान हैं। जाम कोई नहीं लगी है, रास्ता छोड़ दिया और पहले ही बता दिया था, रास्ता बच के निकल चुका है। किसानों ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से महामाया फ्लाईओवर से लेकर दिल्ली के बॉर्डर तक जाम लग गया। आप तस्वीरें देखिए, जाम की तगड़ा जाम लगा हुआ है। कई लोग घंटों इस जाम में फंसे रहे। कई घंटों की मशक्कत के बाद किसानों से बातचीत रंग लाई और किसान सड़क से हटने को तैयार हो गए। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि किसानों की डिमांड मुख्य सचिव तक पहुंचाई जा रही है, जिसके बाद आंदोलन कर रहे किसान प्रेरणा स्थल की तरफ चले। प्रदर्शन कर रहे ये किसान किसी एक संगठन के बुलावे पर नहीं पहुंचे थे, बल्कि आज करीब 10 अलग अलग किसान संगठन नोएडा से जुटे थे, जिसमें से ज्यादातर किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आए थे। जब किसानों के इतने संगठन मौजूद थे तो सभी किसान संगठनों की मांग भी अलग अलग थी, यानी किसी एक मांग को लेकर किसान आंदोलन नहीं कर रहे थे। इनकी पहली मांग है एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटी मिले, दूसरी मांग है किसानों का कृषि ऋण माफ कर दिया जाए, तीसरी मांग है कृषि मजदूरों को पेंशन मिले, चौथी मांग है किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस हों, पांचवी मांग है लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले और छठी मांग है कि भूमि अधिग्रहण का 4 गुना मुआवजा मिले। सातवीं मांग है भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार की गारंटी भी दी जाए। किसानों के प्रदर्शन के बहाने कांग्रेस को मोदी सरकार को घेरने का नया मौका मिल गया। कांग्रेस ने तुरंत यह माहौल बना दिया कि मोदी सरकार तो किसान विरोधी है, वो किसानों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत तो दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर पहुंच गई। वहां से वीडियो बनाकर दावा करने लगी कि अमित शाह की पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों को रोक रही है, किसानों के खिलाफ नई बर्बरता हो रही है। देखिए जरा एक बार सुप्रिया श्रीनेत को। और मेरे पीछे जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, जो रैपिड एक्शन फोर्स की व्हीकल लगी हुई है, जो रायट कंट्रोल की व्हीकल लगी हुई है, ये दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं है, ये इस देश के अन्नदाताओं, इस देश के किसानों के लिए लगाई गई है, जिससे इस देश के किसान कहीं राष्ट्र की राजधानी दिल्ली न पहुंच जाए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से ग्रेटर नोएडा के इलाके में अपना आंदोलन कर रहे थे। जब उनकी महीनों तक बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने दिल्ली आने का मन बनाया और राष्ट्र की राजधानी की तरफ जब वो आना चाह रहे थे तो अमित शाह की दिल्ली पुलिस यहाँ पर लग गई है कि एक भी किसान कहीं दिल्ली में एंटर ना कर जाए। ये क्या बर्बरता है? मैडम को शायद बर्बरता का मतलब नहीं पता। बर्बरता तब होती जब लाठियां चल रही होती, आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते, उनको मारा पीटा जा रहा होता। कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से वो आए, शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस ने रोका, बातचीत हुई, सब कुछ हो गया। कांग्रेस किसानों को लेकर माहौल तो बना रही है, लेकिन अगर कांग्रेस को किसानों की इतनी परवाह है तो अपने राज्यों में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं देती? इसका जवाब वो नहीं दे पाती। लेकिन चर्चाला में अब अगली क्लास। लोकसभा में अयोध्या वाली हार का बदला लेने को तैयार योगी। अब मिल्कीपुर में अखिलेश को हराएंगे क्या? संभल के पत्थरबाजों के लिए छाती पीटते विपक्ष का योगी ने आज कैसे इलाज कर दिया, अब इसका चैप्टर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अगले मिशन पर काम भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे। मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो पाया, 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और बीजेपी गठबंधन ने 9 में से 7 जीत ली। समाजवादी पार्टी मात्र 2 जीत पाई। उपचुनाव में 7 सीटें जीतकर सीएम योगी ने इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका दिया। लेकिन अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ का अगला टारगेट है मिल्कीपुर उपचुनाव। योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियों को व्यक्तिगत तौर पर अब मॉनिटर कर रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और ओवैसी तक सारे नेता संभल हिंसा पर राजनीति करने में बिजी, संभल के मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मंत्रियों की फौज उतार दी है। यूपी उपचुनाव में करारी हार के बाद वैसे भी समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिख रही है। कांग्रेस तो उपचुनाव में एक भी सीट लड़ी भी नहीं थी, क्योंकि अखिलेश ने कांग्रेस को भाव ही नहीं दिया, सीट ही नहीं दी। ऐसे में अब मिल्कीपुर में सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है। आप देखिए कि यूपी में किस तरह से विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर फंसा हुआ है
और क्यों मिल्कीपुर का चुनाव इतना इंपॉर्टेंट है? अखिलेश यादव संभल पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, संभल मुद्दे पर हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, संभल हिंसा के आरोपियों से सपा नेता जेल में मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी आरोपियों को अच्छा वकील देने का वादा कर रही है, कांग्रेस नेता भी संभल के मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोकसभा में संभल के मुद्दे पर चर्चा की मांग हो रही है, संभल मुद्दे पर ओवैसी कोर्ट पर ही सवाल उठा दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर विपक्ष के एजेंडे से मिल्कीपुर उपचुनाव अभी गायब दिख रहा है। उनको तो संभल के पत्थरबाजों की चिंता है भाई, चाहे अखिलेश हो या फिर राहुल गांधी या फिर ओवैसी, संभल के मुद्दे पर योगी सरकार और वो बीजेपी को घेरने में जुटे। दूसरी तरफ सीएम योगी संभल में संवेदनशीलता के साथ एक्शन ले रहे हैं और साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारी में भी जुट गए। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जिन्हें नहीं पता, यह मिल्कीपुर सीट अयोध्या की है और यह बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी की हार हुई थी। हालांकि सीट तो लोकसभा की फैजाबाद थी, लेकिन चूंकि अयोध्या भी उसमें आती है तो लोगों को बड़ा झटका लगा जब बीजेपी फैजाबाद हार गई। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद अयोध्या से ही जीते थे। बीजेपी की हार पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जमकर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि हमने हिंदुत्व को हरा दिया। अखिलेश यादव तो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को ट्रॉफी की तरह लेकर घूमते रहते हैं हर जगह, ताकि बीजेपी को याद दिलाएं कि देखो अयोध्या वालों ने तुमको वोट नहीं दिया। अब मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करके सीएम योगी लोकसभा चुनाव का यही हिसाब बराबर करना चाहते हैं। ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो तुक्का था और बार बार नहीं होने वाला। इसलिए मुख्यमंत्री योगी ने मिल्कीपुर के लिए मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी। भाई आप देखिए ना, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही को अयोध्या का प्रभारी बनाया गया है। खेल मंत्री गिरीश यादव, खाद्य मंत्री सतीश शर्मा, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी दे दी गई। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों के अलग अलग टास्क भी तय कर दिए। पिछले ही हफ्ते सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ बैठक में मिल्कीपुर के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया। सीएम योगी ने मंत्रियों से कह दिया कि चुनाव आयोग कभी भी मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। सभी मंत्री और संगठन के पदाधिकारी अभी से तैयारी में जुट जाएं। सभी मंत्री विपक्ष के पीडीए वाले नैरेटिव की सच्चाई जनता को बताए। संविधान, आरक्षण, खटाखट योजना जैसे मुद्दों पर जनता को जागरूक करें। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिसमें से 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी, लेकिन मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो पाया था। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से सपा के अवधेश प्रसाद जीते थे। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ को हराया था। चुनाव के बाद बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी और आरोप लगाया कि नामांकन के दौरान अवधेश प्रसाद ने एक्सपायरी डेट का नोटरी दाखिल की, जबकि नियम है कि अगर नोटरी एक्सपायरी डेट की है तो नामांकन रद्द कर दिया जाता है। इसी मुद्दे पर लखनऊ हाईकोर्ट में बाबा गोरखनाथ ने याचिका दाखिल की। इसी वजह से मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो पाया, लेकिन अब उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका ही वापस ले ली। इसी के साथ केस डिसमिस हो गया। हाईकोर्ट के इस आदेश की कॉपी चुनाव आयोग को भी भेजी जाएगी। उसके बाद चुनाव आयोग उपचुनाव तय करेगा कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होने कब है। कोई भी सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाता है। 12 दिसंबर को 6 महीने की समय सीमा पूरी हो रही है। चर्चा है कि जनवरी में चुनाव आयोग मिल्कीपुर उपचुनाव करवा सकता है। उपचुनाव की सारी तैयारी योगी सरकार पूरी भी करी बैठी है। इंतजार है कि चुनाव आयोग तारीख की बस घोषणा कर दे। मिल्कीपुर विधानसभा में जातिगत समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। पीएम मोदी का नारा एक है तो सेफ है और सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे का यहां भी असर दिख सकता है। पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक होना होगा, जात पात भूलकर सभी को एकजुट होकर रहना होगा, तभी सबकी तरक्की होगी। मिल्कीपुर में बीजेपी इन दोनों ही नारों का इस्तेमाल कर सकती है और इसी के दम पर यहां का जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर आप मिल्कीपुर का समीकरण देखें, यहां 65,000 के करीब यादव मतदाता है, 60,000 पासी वोटर है, गैर पासी दलित 50,000 है और 50,000 ब्राह्मण वोटर है, 8,000 मौर्य वोटर हैं, 25,000 क्षत्रिय, मुस्लिम 35,000, बाकी अन्य जातियों के वोटर हैं। यानी कुल मिलाकर करीब 3.5 लाख मतदाता यहां मिल्कीपुर में। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को कैंडिडेट बनाया है। दलित गैर दलित पासी वोट के लिए अखिलेश ने अवधेश के बेटे पर दांव लगाया। दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने में जुट गई है। अगर पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों का असर हुआ और हिंदुओं ने एकजुट होकर मतदान कर दिया
तो मिल्कीपुर में भी बीजेपी की एक तरफा जीत हो सकती है। मिल्कीपुर उपचुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर बन गई है। मायावती ने फैसला किया कि उनकी पार्टी उपचुनाव अब कोई लड़ेगी नहीं। 9 सीटों के उपचुनाव में बीएसपी लड़ी थी, वहां प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, तो मायावती ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होने रहे, तो मैं उपचुनाव नहीं लड़ूंगी। अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगी, चुनाव लड़ेंगी। खैर, मायावती के इस फैसले से मिल्कीपुर का उपचुनाव दिलचस्प हो गया। मिल्कीपुर में करीब 50,000 गैर पासी दलित वोटर है, जो बीएसपी का वोटर माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को मिल्कीपुर में 14,427 वोट मिले थे। 2022 में अवधेश प्रसाद 13,338 वोट से ही मिल्कीपुर जीते थे। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से बीएसपी को 46,407 वोट मिले थे। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद भी मिल्कीपुर में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 सीटों पर बीएसपी से ज्यादा वोट हासिल किए थे। चंद्रशेखर आजाद अगर अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो मामला और टाइट हो सकता है। इससे अखिलेश यादव को नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी पिछड़ा, दलित, आदिवासी यानी पीडीए की ही राजनीति करते हैं। यानी एक तरफ अखिलेश यादव के लिए मिल्कीपुर में मुश्किल बढ़ती दिख रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी है, जो एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों से एकजुटता का संदेश दे